सो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के प्रॉब्लम्स कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उन दोनों का मिक्सचर, व्हीटस्टोन ब्रिज और सिमेट्री वाले बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए थे एंड सम मिसलेनियस क्वेश्चंस आल्सो। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और होता है जो हमें देखना होता है, अनदर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स। अगर सिमेट्री की जगह सपोज एंटी सिमेट्री हमें गिवन हो, suppose this is the question which we are asked। हमें फिर से A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है जिसमें रेजिस्टर्स है R, 2R, देन 2R, R, ब्रिज रेजिस्टर इज 4R। ठीक है, R, 2R, 2R, R, 4R। This is the setup which we want to solve now। हम ये सेटअप सॉल्व करना चाहते हैं, इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। नाउ अगेन हमने जो जो टेक्निक सीखी हैं उन्हें यहां पर अगर हम अप्लाई करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे फिर से वो सभी यहां पर फेल होती हुई हमें दिखेंगी। ठीक है, वो सारी टेक्निक्स हमें यहां पर फेल होती हुई दिखेंगी। सीरीज पैरेलल हमें नहीं दिखेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज हमें दिखेगा, बट द व्हीटस्टोन ब्रिज विल नॉट बी इन बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड स्टेट। एक जगह हमें दिखेगा R/2R, दैट इज 1/2, एक जगह हमें दिखेगा 2R/R, दैट इज 2/1। सो द रेशियो ऑफ रेजिस्टर्स इन द आर्म्स is not same, in fact it is inverse, वो उल्टा है, वो रेशियो जो है वो इनवर्स है, उल्टा है। but still there is some symmetry, या हम बोल दें there is anti symmetry। ठीक है, वहां पर अभी भी कुछ सिमेट्री या हम बोले एंटी सिमेट्री जरूर हमें दिख रही है। so again there must be some way to exploit that symmetry, or as we are seeing the anti-symmetry, जो एक इनवर्स सिमेट्री, उल्टा रेशियो में दिख रहा है, उसे भी किसी तरह से मोस्ट प्रोबेबली यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, नाउ अगेन द मेथड टू सॉल्व सच अ प्रॉब्लम इज, हम पहले एक इमेजिनरी बैटरी यहां पर करते हैं। वी सपोज दैट अ बैटरी हैज बीन कनेक्टेड, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि कोई बैटरी यहां कनेक्ट की गई है और ये बैटरी जो है आई करंट सप्लाई कर रही है। द बैटरी इज सप्लाइंग करंट आई। इफ द बैटरी इज सप्लाइंग करंट आई, देन बाय डेफिनेशन equivalent current will become, equivalent resistance will become V upon I। जो equivalent resistance है वो V upon I हो जाएगा। somehow if we are able to compute this V upon I, then we will be able to get the equivalent resistance। ठीक है, देखो यहां पर अगेन एक ऑप्शन वो तो है ही कि हम पूरी तरह से KVL KCL लगाकर ही सॉल्व करें, बट हमने कहा था that will always be a lengthy process, a mechanical process। उसमें हमेशा जो नंबर ऑफ स्टेप्स है, नंबर ऑफ इक्वेशंस है वो बढ़ जाएंगी एंड उसे सॉल्व करने में
टाइम लगेगा। तो रादर देन डायरेक्टली अप्लाइंग देम, हम हमेशा कुछ सिमेट्री एंटी सिमेट्री देखकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस करंट की हम सबसे पहले यहां स्प्लिटिंग बताएंगे। द करंट विल स्प्लिट इन टू पार्ट्स, I1 I2। ये करंट जो है ये दो पार्ट्स में स्प्लिट होगा, I1 और I2। नाउ बाय सिमेट्री और द एंटी सिमेट्री विच इज इन दिस प्रॉब्लम, वी कैन से दैट ये जो I1 I2 करंट यहां से हमें दिख रहा है स्प्लिट होता हुआ, ये यहां पर उल्टा हो जाएगा, इधर I2 और इधर I1 हो जाएगा। यहां से R में I1 गया, 2R में I2 गया, तो यहां से 2R से I2 आना चाहिए, R से I1 आना चाहिए। बाय सिमेट्री दिस करंट शुड बी I1, दिस करंट शुड बी I2, और ये दोनों मिलकर वापस से I करंट दे देने चाहिए। ये दोनों करंट जो है ये मिलकर I करंट हमें दे देंगे। नाउ एक और जगह यहां पर करंट में स्प्लिटिंग होगी, दैट विल बी दिस पॉइंट, दिस जंक्शन। इस जंक्शन पर भी करंट की स्प्लिटिंग होगी। यहां से I1 आया, इधर I2 चला गया, कुछ पार्ट यहां पर जाना चाहिए करंट का, कुछ पार्ट जो है करंट का यहां पर जाना चाहिए, दैट इज I3, दैट इज I3। सिमेट्री की हेल्प से, सिमेट्री की यूज से हम देखेंगे हम दो वेरिएबल्स डायरेक्टली रिड्यूस कर देंगे। हमें यहां पर I1 और I2 में रिलेशन मिल जाएगा, I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू I। ठीक है, तो हम I2 को इस तरह से लिख सकते हैं, I माइनस I1, I2 will be equal to I minus I1। Also I3 plus I2 will be equal to I1। I1 जो है ये I3 plus I2 के इक्वल होगा। Therefore I3 equals I1 minus I2, और I2 की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, वही वैल्यू हम यहां पुट कर दें, वही वैल्यू हम यहां पे पुट कर दें, तो हमें मिलेगा I3 equals 2I1 minus I। I3 will be equal to 2I1 minus I। देखो I2 की वैल्यू हम यहां से ये पुट कर दें, I minus I1, so I1 minus I plus I1, so 2I1 minus I। So by using the symmetry, by exploiting the symmetry, we have reduced this problem from 4 variables to directly 2 variables। हमने सीधे सीधे यहां पर जो वेरिएबल्स हैं वो 2 वेरिएबल्स कम कर दिए। अब हमारे पास एक तरह से I और I1 यही 2 वेरिएबल्स हैं। I के ही टर्म्स में I1, I और I1 के ही टर्म्स में हमारे पास I2 भी है और I3 भी है। हमारे पास जो 2 इक्वेशंस आ रही हैं यहां से वो दोनों ही I1 और I के टर्म्स में आ रही है। बाकी इक्वेशन हमें मिलेंगी KVL लगाकर, हम KVL अप्लाई करेंगे तो हमें बाकी इक्वेशंस मिलेंगी। एक लूप हम ऐसा ले लें, बैटरी को इंक्लूड करता हुआ
2r और r को इंक्लूड करता हुआ एक लूप ले लें, इक्वेशन लिखें। मैं यहां से सपोज करता हूं, यहां से स्टार्ट करते हैं और इस लूप पर केवीएल लिखते हैं। प्लस v माइनस i2 इंटू 2r माइनस i1r इक्वल 0। प्लस v माइनस i2 इंटू 2r माइनस i1r इक्वल्स 0। ठीक है, i2 की वैल्यू पुट कर दें। ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी। एक और लूप लेना होगा हमें, एक और लूप हम लेंगे केवीएल लिखने के लिए। सपोज आई टेक दिस लूप, हम ये लूप ले लें। ठीक है, और इस पॉइंट से स्टार्ट करें हम। माइंड यू, हम ये वाला लूप नहीं लेंगे। ये जो लूप है जिसमें सिर्फ दोनों आर्म्स ही हमें दिखेंगे, ये वाला लूप हम नहीं लेंगे, बिकॉज जैसे ही हम उस लूप के लिए केवीएल लिखने जाएंगे, वील सी दैट हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी 0 इक्वल टू 0। ठीक है, जिसका कोई यूज नहीं होगा। द रीजन बीइंग, यहां पर जब हम चलेंगे तो हमें मिलेगा प्लस माइनस i1r माइनस i2 इंटू 2r। यहां पर जब हम जाएंगे तो प्लस i1r प्लस i2 इंटू 2r, दैट विल बी 0 इक्वल टू 0। इसका हमें कोई काम नहीं होगा। सो हम या तो ये लूप लें या फिर ये लूप लें, या फिर बैटरी के साथ इस तरह से कोई लूप लें। इस लूप के लिए केवीएल लिखना शुरू करें। माइनस i3 इंटू 4r प्लस i2 इंटू 2r माइनस i1r इक्वल्स 0। माइनस i3 इंटू 4r प्लस i2 इंटू 2r माइनस i1r इक्वल 0। i3 और i2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। i1 वाले सारे टर्म्स इकट्ठे कर ले और i वाले सारे टर्म्स, तो हमें मिलेगा 6ir माइनस 11 i1r इक्वल 0।
6IR minus 11I1R equals 0, which will give us I1 equals 6 by 11I. सेकेंड इक्वेशन, हमें I1 और I में रिलेशन मिल गया, जिससे एक और वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। ये वैल्यू अब हम पुट कर दें इक्वेशन 1 में, इस वैल्यू को पुट कर दिया जाए इक्वेशन 1 में, हमें मिलेगा V माइनस 2IR प्लस 6 by 11I into R equal 0। ठीक है, ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा V माइनस 16 by 11 IR equal 0, that is V is equal to 16 by 11 IR, V by I, which will be actually the equivalent resistance, is equal to 16 by 11। हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा। ठीक है, अगेन हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे तो फिर से हमें दिखेगा दैट इट इज अ बिट लेंदी, ये भी थोड़ा लेंदी ही है, बट अगर हम डायरेक्टली बिना सिमेट्री को यूज करें केवीएल केसीएल ही लगाकर सॉल्व करने जाएंगे तब तो हमें और भी ज्यादा लेंदी ये मिलेगा। बिकॉज अगर हम सिमेट्री नहीं यूज करेंगे तो हम ये नहीं बोल पाएंगे कि इधर भी करंट्स I1 और I2 ही है, ये भी हमें इक्वेशन सॉल्व कर करके ही लाना पड़ेगा फाइनली। सो ऑल्दो देयर इज आल्सो अ लॉन्ग प्रोसेस, अ लेंदी प्रोसेस, बट फिर से इसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन व्हिच वी कैन गिव फॉर सच अ क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ध्यान से एक बार देख लें सॉल्यूशन को, देन विल मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ, हाँ, हम केवीएल केसीएल ही तो लगा रहे हैं सब जगह। ये देखो, ये इक्वेशंस केसीएल से लिखी थी, ये सब केवीएल से लिखी है। क्या जंक्शन लॉ में अगर दो से ज्यादा तो होंगे ही कनेक्शंस, तभी तो जंक्शन लॉ लगाने का मतलब है। हाँ, रजिस्टर देख के ही करंट बताना है। इस वाले साइड पर, हाँ वो तो सिमेट्री से आया, वो सिमेट्री से आया, वो पार्ट तो सिमेट्री से आया सिर्फ, बट अदरवाइज तो कहीं भी I1 मानो, कहीं भी I2 मानो और सॉल्व करते जाओ।
तुम क्या पूछना चाह रहे हो एग्जैक्टली मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। रेजिस्टर्स देख, अरे ऑब्वियसली सिमेट्री रेजिस्टर्स की वजह से ही तो होगी। द सिमेट्री इज डेफिनेटली ड्यू टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स की वैल्यू देखकर ही सिमेट्री बताई जा सकती है। जो इसके पहले हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें भी सिमेट्री किन में थी? रेजिस्टर्स की वैल्यू में ही तो थी। डिजाइन में सिमेट्री नहीं देखनी है, डिजाइन तो कैसा भी हो सकता है, रेजिस्टर्स की वैल्यू में सिमेट्री। बेसिकली द पॉइंट इज कि कहीं पर भी करंट का स्प्लिटिंग होता है तो इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन दैट पाथ। अगर करंट को दो पाथ मिल रहे हैं, एक पर कम रेजिस्टेंस है, एक पर ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो करंट कम वाले रेजिस्टेंस पाथ पर जाना प्रेफर करता है। मोर करंट गोज टुवर्ड्स द लेस रेजिस्टेंस पाथ। कम करंट जाता है ज्यादा रेजिस्टेंस वाले पाथ पे। बट अगर उसे दो आइडेंटिकल पाथ दिख रहे हैं, सिमेट्री का हमारा ये मीनिंग था कि अगर उसे दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस वाले पाथ दिख रहे हैं जिनमें आगे हम पूरी तरह से कहीं पर भी देखें, मतलब यहां से यहां तक करंट को पहुंचना है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है, तो कोई सा भी हम पाथ चूज करें इक्विवेलेंट ही मिल रहा है उसको, तो फिर करंट इक्वली स्प्लिट होता है, ठीक है। और यहां पर जो हमने सिमेट्री लगाई वो ये थी कि करंट को जब स्प्लिट होना था तो वो I1 और I2 में स्प्लिट हुआ, रेजिस्टेंस अलग अलग थे, R और 2R थे, ठीक है। सो वी कांट से दैट 1/3 विल गो हियर एंड 2/3 विल गो हियर, ऐसा नहीं बोल सकते। I1 और I2 इधर जाएगा, I1 इधर जाएगा, I2 इधर जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो जब स्प्लिट हुआ तब भी ऐसे ही होगा। अब जब करंट वापस यहां कलेक्ट हो रहा है, जब करंट वापस यहां कलेक्ट हो रहा है, तब भी सेम सिमेट्री हमें दिख रही है। R से करंट आ रहा है, 2R से करंट आ रहा है, तो उसमें हमने कहा दैट बाय सिमेट्री अगर I1 और I2 स्प्लिटिंग हुई थी तो I1 और I2 आएंगे, कंबाइन होंगे और वो I बन जाएंगे। ये वहां रेजिस्टेंस को ही देख के सिमेट्री बताते हैं हम, डेफिनेटली, ठीक है ना। सर्किट के डिजाइन को देखकर सिमेट्री से मतलब नहीं है हमें, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ओके, सो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, विच इज इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। ठीक है, नाउ व्हाई आर वी इंट्रोड्यूसिंग दिस कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी? ये हम क्यों यहां इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? हम करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की जब भी बात करते हैं, जब भी हम करंट बोल रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस का फ्लो हो रहा है कंटिन्यूअसली। नाउ हम जानते हैं चार्जेस अपने आप तो मूव करेंगे नहीं, फ्लो करेंगे नहीं, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा तभी वो मूव करेंगे। They will be set in motion only if there is a driving force, और अगर वो कंटिन्यूअसली मूव होते जा रहे हैं तो कंटिन्यूअसली वो ड्राइविंग फोर्स लगते रहना चाहिए, तभी जो चार्जेस है वो कॉन्स्टेंटली फ्लो होते रहेंगे। दैट मीन्स देयर मस्ट बी डेफिनेटली सम सोर्स which is providing the energy, which is supplying the energy, which is doing the work। ये कोई सोर्स है जो कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करता रहेगा। In our circuits, in our cases, it will always be the battery. बैटरी हमेशा वर्क करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेगी, ठीक है। बैटरीज हो सकती है, जनरेटर हो सकते हैं, चार्ज्ड कैपेसिटर्स हो सकते हैं, ठीक है। There can be several sources of energy. So how do we conceptualize, how do we define the electric energy consumed, the electric work done and the power? पावर हम यहां इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिकॉज
द वर्क इज बीइंग कॉन्स्टेंटली डन, वर्क जो है वो होता रहता है, एनर्जी जो है वो कॉन्स्टेंटली सप्लाई होती रहती है. दैट मीन्स वी कैन ऑलवेज डिफाइन अ रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ सप्लाई ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी विच इज पावर, जिसको हम पावर बोल देते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कभी पावर की बात नहीं करते हैं बिकॉज द फिनोमेना आर जनरली वेरी क्विक, तेजी से वो फिनोमेना हो जाते हैं और एनर्जी में चेंज हो जाता है. वहां पर एनर्जी के चेंज का रेट या वर्क का रेट, इस तरह के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती है. बट नाउ एट दिस पॉइंट हम अगेन सबसे बेसिक, सबसे सिंपल सर्किट अगर कंसिडर करें, दैट इज अ बैटरी, अ रेजिस्टर. एक बैटरी है और एक रेजिस्टर है, ठीक है. इस केस पे हम जानते हैं करंट कॉन्स्टेंटली सप्लाई होता रहेगा, I करंट, एंड दिस I विल बी इक्वल टू V बाय R. By Ohm's law, the current will be equal to V by R. अब इस तरह के बेसिक सर्किट्स में, सिंपल सर्किट्स में, जहां पर सिंपली एक बैटरी रेजिस्टर से कनेक्टेड होती है, हमने ये बात कंक्लूड की हुई है, हमने ये बात कंक्लूड कर रखी है दैट द करंट इज स्टेडी, द करंट इज कांस्टेंट. ये V जो है कांस्टेंट बना रहता है, R कांस्टेंट बना रहेगा. सो the current is steady, this current is steady. I is a steady current. Since I is a steady current, it can always be written as I equal to Q by T. करंट को हम हमेशा इस तरह से लिख सकते हैं, rather than writing it dq by dt, we can say that I is equal to Q by T, where Q will be the charge supplied by the battery in T time, or we can say Q is the charge flowing through the resistor in time T. ठीक है, Q को हम दोनों ही टर्म्स में यहां कह सकते हैं, चार्ज सप्लाइड बाय in time t, और charge flowing through resistor in time t. हम दोनों में से कुछ भी बोले, हम बोलेंगे ये बैटरी जो है चार्ज सप्लाई करती है, बैटरी का प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, ये बैटरी इस तरह से चार्ज सप्लाई करती है, या हम बोले रेजिस्टर में इस तरह से ये क्यू चार्ज फ्लो होता है. ठीक है, दोनों केसेस में लेकिन एक मेजर डिफरेंस है. बैटरी में जो चार्ज है वो जाता है माइनस से प्लस, दैट मींस फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. रेजिस्टर में जो है वो चार्ज जाता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. मतलब बैटरी काम करती है उसकी एनर्जी को बढ़ाने का, रेजिस्टर काम करता है उसी की एनर्जी को कम करने का, उसी की एनर्जी को यूज करने का. ठीक है, so we can say that in such a circuit, इस सर्किट में जो है the work is being done by battery, the energy is being supplied by the battery, the energy is being consumed by the resistor. ठीक है, or we can say the energy is dissipated in the resistor. Work is done by the battery, or we can say
energy is supplied by the battery and energy is consumed by the resistor. जो एनर्जी है वो बैटरी सप्लाई करती है और जो रेजिस्टर है वो एनर्जी को कंज्यूम करता है. ठीक है. नाउ वी नो हाउ टू राइट इलेक्ट्रिक वर्क. इलेक्ट्रिक वर्क किस तरह से लिखा जाता है ये हम जानते हैं. ठीक है. या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में चेंज कितना होता है ये हम जानते हैं किस तरह से लिखते हैं. वर्क डन बाय बैटरी कैसे लिखते हैं ये हम जानते हैं. वर्क डन बाय बैटरी will be given by Q delta V, where delta V is in fact its potential difference. Work done by battery is Q into V. जो बैटरी वर्क कर रही है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं. वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V. Q की वैल्यू हम यहां से दे सकते हैं. Q विल बी इक्वल टू I इंटू टी. T टाइम तक अगर I करंट फ्लो होता है तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम लिख सकते हैं I इंटू टी. ठीक है. ध्यान रहे, इफ द करंट इज नॉट कांस्टेंट, इफ द करंट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज नॉट स्टेडी, तो हमें सिंपली यहां पर फिर I dt का इंटीग्रल लिखना पड़ेगा. दैट विल बी द ओनली चेंज. कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं आएगा. हमें सिंपली चार्ज लिखने के लिए इस तरह से लिखना पड़ेगा. इफ द करंट इज नॉट स्टेडी देन वील हैव टू राइट द चार्ज सप्लाइड एज इंटीग्रल IT dt. दिस विल बी द ओनली चेंज. बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा. तब भी बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी, बैटरी वर्क करेगी, बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगी, रेजिस्टर एनर्जी कंज्यूम करेगा. बट द टोटल चार्ज विल बी देन रिटन डिफरेंटली. अगर पोटेंशियल भी वेरिएबल होता है तो भाई यहां पे भी पहले डिफरेंशियल वर्क लिखेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करके टोटल वर्क लिखेंगे. ठीक है. बट सिंस वी नो राइट नाउ वी आर डीलिंग ओनली विद बैटरीज, अभी हम क्योंकि सिर्फ बैटरी में डील कर रहे हैं तो इसीलिए हम यहां पर जानते हैं बैटरी का EMF फिक्स रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स रहेगा. सो हम डायरेक्टली वर्क इस तरह से लिख सकते हैं. अदरवाइज वील हैव टू राइट W इक्वल टू V इंटू DQ, dW इज इक्वल टू V इंटू DQ, इंटीग्रेटेड एंड देन गिव द टोटल वर्क. Q की वैल्यू हम यहां से डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा V इंटू I इंटू T. वर्क डन बाय बैटरी will be given by this. If a battery supplies I current for T time, then the work done by the battery is V into I into T. Or we can say the energy supplied by the battery energy supplied by the battery U is equal to V into I into T. दोनों एक ही बात है.
यहां से हम पावर भी डिफाइन कर सकते हैं, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। अगेन since the rate is constant, since the rate of current is constant, the current is constant, potential is constant, that means ये जो एनर्जी है या वर्क है ये टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा टाइम बढ़ता जाएगा ये एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी। पावर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ सप्लाइंग एनर्जी which will get as V into I, जो कि हमें मिल जाएगा V into I।